ऑलराइट एवरीवन, लेट्स कम बैक। मैट्रिक्स प्राइसिंग पढ़ते हैं। मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होती है देखेंगे। देखो, बहुत सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं कि वो इलिक्विड होते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी मच ट्रेडेड इन द बॉन्ड मार्केट। अब वो ट्रेड नहीं हो रहे, सिंस दे आर नॉट ट्रेडेड, तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उनकी वैल्यू एस्टिमेट करनी पड़ती है। द प्राइसेस आर नॉट रेडिली अवेलेबल। तो उनकी वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए अपन को यील्ड मिल जाएगा, तो अपन कोई भी बॉन्ड का प्राइस या फिर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो कि अगर अपन को यील्ड पता है तो प्राइस या वैल्यू निकल सकती है। अगर प्राइस या वैल्यू पता है तो यील्ड निकल जाएगा। ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो व्हाट आई सेड कि इनके प्राइजेस अपन को एस्टिमेट करने पड़ते हैं बिकॉज द वैल्यू इज नॉट रेडिली अवेलेबल सिंस दे आर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट। टू गेट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द यील्ड। ये यील्ड जो है ये मैट्रिक्स प्राइसिंग के थ्रू कैलकुलेट होती है। व्हाट इज एग्जैक्टली मैट्रिक्स प्राइसिंग? आप एक नियर सिमिलर बॉन्ड से स्टार्ट करते हो, ठीक है, नियर सिमिलर बॉन्ड से स्टार्ट करते हो और फिर पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते हो अपने बॉन्ड को जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लेट्स से बॉन्ड एक्स, इसको पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते हो कि बॉन्ड एक्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, इसमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क है, तो वी शुड ऐड +2% रिस्क प्रीमियम। अगर ये बॉन्ड लेट्स से 6% में ट्रेड हो रहा है तो ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को 8% रिक्वायर्ड रिटर्न है। आई वुड रिक्वायर इन यील्ड ऑफ 8%। सिमिलरली फिर आपने देखा कि ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा लिक्विड है। बॉन्ड एक्स जो है वो थोड़ा कम लिक्विड है, ये ज्यादा ट्रेड नहीं होता बॉन्ड मार्केट में, इसके लिए आप इलिक्विडिटी प्रीमियम ऐड कर दिए 1%। लाइकवाइज आप एक ऐसे मैट्रिक्स बनाते हो एंड कंपेयर करते हो कि कौन कौन से बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। जो बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए। इसी को अपन मैट्रिक्स प्राइसिंग बोलते हैं। इसी को अपन मैट्रिक्स प्राइसिंग बोलते हैं। अपन एक नियर सिमिलर कंपेरेबल बॉन्ड को लेते हैं, उससे इनके फीचर्स को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि वेदर दे आर स्टैंडिंग ऑन इक्वल फुटिंग और नॉट। अगर नहीं तो फिर वी डिमांड एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो अपन टाइम टू मेच्योरिटी हुआ, इसको देखेंगे। अगर एक लॉन्गर टर्म मेच्योरिटी का बॉन्ड है तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे क्योंकि हाई मेच्योरिटी हाई रिस्क। फिर अपने देखेंगे कि कूपन कैसा दे रहा है। फिर अपने देखेंगे कि क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। ये सारे फीचर्स को अपन देखते हैं। अपना जो बॉन्ड है कोशिश करना कि दे हैव द सेम टाइम टू मेच्योरिटी, दे हैव द सेम कूपन, दे हैव द सेम क्रेडिट क्वालिटी। जो बॉन्ड से आप कंपेयर कर रहे हो उतना आपको कम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना कम आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उतना आपका एस्टिमेशन एरर जो है वो कम होगा। तो कोशिश करना कि आपको एक ऐसा बॉन्ड मिल जाए, एक ऐसा कंपेरेबल बॉन्ड मिल जाए जिसका टाइम टू मेच्योरिटी, कूपन पेमेंट और क्रेडिट क्वालिटी इज लगभग द सेम टू द बॉन्ड दैट यू आर ट्राइंग टू वैल्यू, ताकि आपको उतना ज्यादा ये एडजस्टमेंट ना करना। ठीक है, खाली अपन लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट करेंगे और अपना वैल्यू आ जाएगा। वही बताया गया है, ऐसे अपन मैट्रिक्स प्राइसिंग करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। क्वेश्चन में एक इंटरपोलेशन का भी कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा व्हेन वी डू द क्वेश्चन। एक बार मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होती है वो रीड कर लो। देयर आर मेनी बॉन्ड्स व्हिच आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड and to estimate the price of these bonds that are not traded or they are infrequently traded, अपन मैट्रिक्स प्राइसिंग को यूज करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स प्राइसिंग? कोई आप कंपेरेबल बॉन्ड को उठाते हो और वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड होना चाहिए, फिर उसका टाइम टू मेच्योरिटी सेम होना चाहिए, उसका कूपन रेट सेम होना चाहिए, उसका क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए। मैंने आपको सब बताया और उसको उठा के आप अपने बॉन्ड का यील्ड को और उसके प्राइस को एस्टिमेट करते हो एज दैट ऑफ द बॉन्ड फॉर विच वी रिक्वायर टू एस्टिमेट द प्राइस। दे शुड बी सिमिलर इन दीज टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। कीर्ति जो है वो एस्टिमेट कर रही थी वैल्यू ऑफ अ नॉट सो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड 8% एनुअल पे ₹1000 बॉन्ड विथ 4 years रिमेनिंग अंटिल मेच्योरिटी। ठीक है, तो प्राइस अवेलेबल नहीं था क्योंकि फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं था मार्केट में, इसीलिए अपन को यहाँ पे एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। जो कंपेरेबल बॉन्ड है उसका वाईटीएम अपन को दिया है 3 year बॉन्ड का 9%, 7 year का 12% और एक 7 year बॉन्ड का 13%। और अपन को तो सर 4 year बॉन्ड का वैल्यू निकालना है, वो दिया हुआ नहीं है, एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है। इन केसेस में अपन इंटरपोलेशन मेथड को यूज करते हैं।
इंटरपोलेशन मेथड को यूज करते हैं। हाउ विल कीर्ति यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड? ठीक है, 7 ईयर बॉन्ड वाईटीएम, दो बॉन्ड अपने केस में है, एक 12% दे रहा है, 13% दे रहा है, जिनका एवरेज लेके निकाल लो तो एक रेट कि 7 ईयर बॉन्ड ऑन एन एवरेज कितना वाईटीएम देते हैं। 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 विल बी 12.5%। ठीक है, ठीक है। There is a 3 year bond, there is a 4 year bond, there is a 7 year bond. 3 year bond is paying YTM of 9%. 7 year bond is paying YTM of 12.5% on an average. 4 year bond कितना YTM देगा ये अपन को निकालना है। इसके लिए आप करोगे यूज इंटरपोलेशन। ठीक है, यू स्टार्ट विथ 3 year बॉन्ड आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, यहां से आप स्टार्ट करो, यहां से आप स्टार्ट करो। सर वो हमको 9% दे रहा है। ठीक है, तो जो 4 year बॉन्ड है वो आपको ज्यादा देना चाहिए कि कम देना चाहिए? थिंक लॉजिकली। सर ऑब्वियस से बात है, 4 year बॉन्ड है, मेच्योरिटी ज्यादा है, मेच्योरिटी रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा देगा। आपने चालू किया है 3 year वाले बॉन्ड के वाईटीएम से, तो जो 4 year का बॉन्ड है वो इससे तो ज्यादा ही देगा, तो प्लस लिख दो। 9% तो देना ही चाहिए, 9% जितना 3 year वाला दे रहा है 9% उतना तो देना ही चाहिए, प्लस और देना चाहिए 9% प्लस। अब आप देखो कि 3 से 7 ईयर के बॉन्ड में वाईटीएम का कितना अंतर आ रहा है? सर अंतर आ रहा है 3.5% का। 12.5 माइनस 9, this YTM is representing, this difference in YTM is representing YTM for what period? For what period? Hello. For what period? It is representing YTM for 4 years. 4 years के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, 7 - 3। सर जो ये आपने 3.5% का डिफरेंस निकाला है ये 4 year के लिए रिप्रेजेंटेटिव कर, अपन को कितना ईयर के लिए चाहिए? 1 year के लिए चाहिए। 4 - 3 आपको सर 1 year के लिए चाहिए, आ जाएगा आपका वैल्यू। सेम यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड ही यूज करें। 9% प्लस 3.5% जो है सर ये ना 4 years के लिए था, हमको तो 1 year के लिए चाहिए। कैलकुलेट। 9.875, 9.875%। और एक बात बताऊं, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज मीडियम, तो हमेशा हाई माइनस लो मीडियम ऐसे। कुछ अपनी गलती करें क्या? अपने सही किए हैं सर, अपने लोग सही किए हैं। यहाँ पे 13 की जगह 12.5 होनी चाहिए, क्योंकि अपना 7 year बॉन्ड का जो वाईटीएन है वो एक्चुअल में एवरेज लेंगे 12.5 है, इंटरपोलेशन में जो है वो 12.5 यूज होना। 12.5 होगा, इसको इग्नोर करना, जो मैं भी आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूँ वैसे करो। 9.87। ठीक है, नाउ यूज दिस YTM टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। आपको YTM मिल गया, 8% एनुअल कूपन पे बॉन्ड है सर। N is 4 years remaining to maturity, रिमेनिंग कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू भी मेरा आज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होगा। N is equal to 4 I by Y
is I by Y is something that we have calculated now, 9.875%. EMT is 8 rupees दे रहा है, and face value is correct. Compute PV. सर बॉन्ड डिस्काउंट में ट्रेड होगा, ये तो हमको समझ में आ गया. -94 will be the correct answer. -94.04 will be the correct answer. ठीक है, ये इंटरपोलेशन मेथड जो अपन पढ़े, इसी को अपन सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं. लीनियर क्यों? क्योंकि अपन एज्यूम कर रहे हैं इस पीरियड का जितना ब्याज है, इस पीरियड का भी उतना ही लीनियर फॉर्म में ब्याज चलेगा, तभी तो अपन सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करें. अपन क्या बोल दिए कि जब डिवाइड बाय 4 करें, मतलब एवरी पीरियड इज हैविंग अ सिमिलर इंटरेस्ट रेट, तभी तो इंटू 1 करके उस एक पीरियड का निकाल पाए. इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन. ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं, दूसरा तरीका है कि अगर अपन को एक नए बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, तो अपने जो बेंचमार्क बॉन्ड है उससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बेंचमार्क बॉन्ड से स्टार्ट करें, उसके वाईटीएम से स्टार्ट करें, वाईटीएम ऑफ बेंचमार्क बॉन्ड. आपको कहाँ पहुंचना है? आपको वाईटीएम ऑफ योर न्यू बॉन्ड पहुंचना है. यू स्टार्टेड विथ वाईटीएम ऑफ द बेंचमार्क बॉन्ड. अब आपको पता है कि सर इसके बीच में जो डिफरेंस है ये होता है क्रेडिट स्प्रेड, कि मैंने आपको सिखाया था. ये होता है क्रेडिट स्प्रेड. मतलब आप जो है एक रिस्क फ्री बॉन्ड के वाईटीएम से स्टार्ट करते हो, पर आपको तो रिस्क फ्री बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए ना. अगर आप एक रिस्की बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू वुड रिक्वायर मोर इंटरेस्ट. यस, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रिस्क फ्री बॉन्ड तो आपको 6% इंटरेस्ट चाहिए था. पढ़ाया हुआ है मैंने आपको पहले ये चीज, फर्स्ट चैप्टर में ये अपन पढ़े थे. अगर आपको रिस्की बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको 8% चाहिए रिस्की बॉन्ड का वाईटीएम. तो ये जो डिफरेंस है 2% का, ये क्या दिखा रहा है? ये इसका क्रेडिट स्प्रेड दिखा रहा है. मतलब जो ये रिस्की बॉन्ड में क्रेडिट रिस्कीनेस थी, जो ये रिस्की बॉन्ड में रिस्कीनेस थी, इसके लिए आप कितना कंपेंसेशन मांग रहे हो, इसके लिए आप 2% एक्स्ट्रा मांग रहे हो. तो आप क्या कर सकते हो? अब अगर आपको वाईटीएम ऑफ न्यू बॉन्ड निकालना है तो यू कैन स्टार्ट विथ वाईटीएम ऑफ द बेंचमार्क बॉन्ड, और इसमें आप अब क्रेडिट स्प्रेड को ऐड कर सकते हो. यू विल अराइव एट द वाईटीएम ऑफ द न्यू बॉन्ड. तो फर्स्ट स्टेप जो आपके दिमाग में चलना चाहिए इज टू गेट वाईटीएम ऑफ बेंचमार्क बॉन्ड, एंड सेकेंड द क्रेडिट स्प्रेड. ये दो मिल जाएगा तो इसको जोड़ के आप वाईटीएम ऑफ न्यू बॉन्ड निकाल पाओगे. एक क्वेश्चन करो पहले, उसके बाद रीड करेंगे. Kirti is estimating the value of a newly issued 7-year AA rated bond. The YTMs of comparable bonds are given as 5-year treasury bond का YTM दिया हुआ है 6%, 6-year AA rated bond का दिया हुआ है 7.5%. आपको AA rated निकालना. AA rated is more risky than the treasury bond. AAA, AA ऐसे चालू होता है. AA rated is more risky. आपको AA rated वाले का YTM जो है निकालना है, वो भी 7 ईयर वाले का. तो इसके लिए सर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 7 ईयर वाले का ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड चाहिए, बेंचमार्क बॉन्ड का यील्ड, प्लस इसमें मैं यील्ड स्प्रेड ऐड कर दूंगा, तो मेरा 7 ईयर AA रेटेड बॉन्ड का YTM मेरे को मिल जाएगा. ठीक है, तो 7 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का जो YTM है 6.5%, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है. यील्ड स्प्रेड निकालना अपना पहला क्वेश्चन होना चाहिए, ये तो अपन को दिया हुआ है सर. देखो यील्ड स्प्रेड कैसे निकालोगे? Yield of a relatively risky bond is equal to yield of a relatively less risky bond plus the yield spread. ये you know.
सबसे पहले आपको यील्ड स्प्रेड निकालना है। ओके, तो यील्ड स्प्रेड कैसे निकलेगा? अगर आप यील्ड ऑफ रिस्की बॉन्ड माइनस यील्ड ऑफ रिस्क फ्री बॉन्ड करोगे तो आपको यील्ड मिल जाएगा। आपको यील्ड मिल जाएगा सेम चीज 8% माइनस 6% इस केस में रिस्की बॉन्ड माइनस रिस्क फ्री बॉन्ड, तो आपको यील्ड मिल जाएगा। आपको 6 ईयर के रिस्की बॉन्ड का यील्ड दिया हुआ है, पर 6 ईयर के रिस्क फ्री बॉन्ड का यील्ड नहीं दिया हुआ है। तो पहले 6 ईयर के रिस्क फ्री बॉन्ड का यील्ड निकाल दो और उसको 6 ईयर के रिस्की बॉन्ड से माइनस कर दो, तो आपको यील्ड स्प्रेड आ जाएगा। उसको आप इसमें ऐड कर देना तो आपको 7 ईयर का रिस्की बॉन्ड का यील्ड मिल जाएगा। 7 ईयर के रिस्की बॉन्ड का यील्ड मिल जाएगा। तो योर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट 6 ईयर के रिस्क फ्री बॉन्ड का यील्ड। 6 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड निकालना है। 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। 5 ईयर का तो सर दिया हुआ है 6%। इस 5 ईयर का यील्ड है 6%। 7 ईयर का यील्ड दिया हुआ है सर 6.5%। तो 6 ईयर का यील्ड कैसे निकलेगा? एक तो आप एवरेज ले लो इस केस में। एक तो इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे भी 1 ईयर का गैप है और यहाँ पे भी 1 ईयर का गैप है, तो एवरेज लेने से भी हो जाएगा। 6 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 विच वुड बी 6.25%। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या तरीका है? इंटरपोलेशन, जो मैंने आपको सिखाया। स्टार्ट विथ 5 ईयर विच इज 6% बॉन्ड, 6% इंटरेस्ट चाहिए, प्लस ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 6.5% माइनस 6%। This difference is representing how many years? It is representing 2 years, which is 7 ईयर minus 5 ईयर। अपन को कितने ईयर के लिए चाहिए? हमको सर 1 साल के लिए ही चाहिए। 6 ईयर माइनस 5 ईयर। अगेन सेम चीज, मिड माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई माइनस, तो ये 1/2 होगा। 1/2 विच विल बी 6.5। सेम वही है, एवरेज से भी आ जाता क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। 6.25% यील्ड आ गया अपन को रिस्क फ्री बॉन्ड का। 6 ईयर, 6 ईयर रिस्की बॉन्ड का पता है मेरे को, डबल ए रेटेड का रेट दिया हुआ है 7.5%। तो यील्ड मिल जाएगा, यील्ड मिल जाएगा विच विल बी 1.25%। यील्ड मिल गया 1.25%। यील्ड स्प्रेड, सॉरी नॉट यील्ड, यील्ड स्प्रेड मिल गया 1.25%। आपको 7 ईयर रिस्की बॉन्ड का यील्ड निकालना है विच विल बी इक्वल टू 7 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड प्लस स्प्रेड। 7 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट दिया हुआ है 6.5, 6.5 प्लस यील्ड स्प्रेड 1.25 अपने निकाला। 7.75% should be the 7 ईयर रिस्की बॉन्ड का यील्ड। इस तरीके से भी आप यील्ड निकाल सकते हो। बेसिकली आपको दिमाग को ये कैलकुलेट करना है कि कैसे मेरे को ये दो फिगर मिलेगा। 7 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड प्लस यील्ड स्प्रेड, ये क्वेश्चन में दिया था, ये आपने निकाला, यील्ड स्प्रेड आपने निकाला। ठीक है, रीड कर लो एक बार, चैप्टर खत्म। टू एस्टिमेट द यील्ड और प्राइस ऑफ न्यू बॉन्ड्स वी स्टार्ट विद द बेंचमार्क रेट and then add the required yield spread to it. This benchmark rate is often the yield of a government
ट्रेजरी बॉन्ड। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आप प्राइस देखते हो, जो भी आप यील्ड देखते हो, बात एक ही है, प्राइस बोल लो, यील्ड बोल लो, बॉन्ड्स का, ब्लूमबर्ग वगैरह ये सब में, वो हमेशा मैट्रिक्स प्राइसिंग को यूज करके ही निकाला गया प्राइसेस है, वो मैट्रिक्स प्राइस को यूज करके ही निकाला हुआ यील्ड है। क्यों सर? मोस्ट ऑफ द बॉन्ड जो है वो इलिक्विड होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते, तो उनका आपको करंट मार्केट प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा, ब्लूमबर्ग वालों को भी नहीं मिलेगा। ये भी तो अगर ट्रेड होगा, अगर मार्केट होगा, तभी तो वहां से प्राइस आपको निकाल के दिखाएंगे ना, क्योंकि ट्रेड ही नहीं होता है, कोई मार्केट ही नहीं है, मार्केट प्राइस ही नहीं है। इसीलिए जो ब्लूमबर्ग वाले हैं ये मैट्रिक्स प्राइसिंग को यूज करके निकालते हैं और वही आपको प्राइस या यील्ड जो है वो दिखाते हैं। As most of the bonds are infrequently traded, the price at which most recent trade was made, it is not available. It is not available. ठीक है? This marks the end of this chapter. To solve all the questions related to it, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है ये। चैप्टर का बेस में ही अपन आगे 7 और 8 रीडिंग को बिल्डअप करते हैं, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना एंड मेक श्योर कि you know the entire concepts very well.